नमस्कार। मैं इंडिया भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रही हूँ। आज सारे विश्व में जो महामारी लड़ाई चल रही है, इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं मेरी कुछ मन की बातें शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक छोटी सी स्कूल चलाती हूँ और मेरी एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी है। उसके बारे में तो बाद में बताऊंगी, लेकिन ये महामारी विश्व युद्ध का जो एक्सपीरियंस मुझे है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। आज ऐसा कुछ देखने के लिए मिल रहा है जो कि हम लोग जन्म के बाद कभी सोचे नहीं थे, देखी नहीं थी, लेकिन आज देख रही हो कि सारा विश्व एकजुट होके कैसे फाइटिंग में विन करने के लिए एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। एक आश्चर्य की बात है। और हमारे भारत में तो बहुत ही देश प्रेम है। इसलिए भारत में तो हम बहुत कुछ देखते हैं कि जैसे सीमाओं पर सोल्जर लोग हमारे देश को रक्षा करने के लिए दिन रात इकट्ठा करके सुरक्षा दे रहे हैं, ऐसे ही कुछ फाइटर्स हमारे जीवन को अच्छा रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं। और उन्हीं को जो मदद कर रहे हैं हमारे सरकार, भारत सरकार और हमारे सारे स्टेट का मुख्यमंत्रियों, इन सभी को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जो गाइड उन लोगों ने दे रहे हैं ये बहुत अच्छे हैं, और इसको फॉलो करके हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स जो कि डॉक्टर, नर्सेज, हेल्थ कर्मियों, सफाई कर्मियों, एम्बुलेंस, इलेक्ट्रिसिटी, दवाखाना, ये सब जो मदद कर रहे हैं एक दूसरे को, और बहुत डॉक्टर्स के जान भी चले गए इसमें। हर फाइटिंग में, हर विश्व युद्ध में कुछ कुछ बलिदान होते हैं, ये तो हम जानते हैं। लेकिन इस युद्ध में भी बहुत सारे डॉक्टर्स और सेकंड सारी का जो फौज है, हमारा पुलिस, आर्मी, इन लोगों ने बहुत सारे जान गंवाए। तो इनके लिए तो बहुत दुख हो रहा है। कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन उनके आत्मा को शांति कामना करती हूँ। उन शहीदों के लिए बहुत बड़ा सैल्यूट करना चाहती हूँ दिल से, और दिल से मैं हर पल सैल्यूट करती हूँ ये सारे सोल्जर्स को, जो डॉक्टर, नर्सेस, हेल्थ कर्मियों, पुलिस कर्मियों, आर्मी फोर्स, छोटा बड़ा वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन, और जो बहुत सारे क्लब वगैरह, संगठन वगैरह है, स्वेच्छासेवियों है, जो घर घर से बहुत हाउस वाइफ्स है, बहुत लड़का लड़की, कॉलेज स्टूडेंट है, वो लोग एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। ये देखकर बहुत खुशी होती है मन में। लगता है कि हाँ, दिस इज़ आवर इंडिया, आवर भारत। भारत में ऐसे हो सकता है। इवन पेड़ पौधा, पशु पक्षियों को भी कुछ लोग खाना खिलाते हैं, अपना खाना कटल करके। लेकिन इनके साइड बाय साइड और एक चीज़ जो मैं देखती हूँ, उनके लिए मन बहुत दुखते हैं। कुछ लोग जानबूझ के सरकार के बात मानते नहीं हैं, और हमारे सोल्जर्स के बात मानते नहीं हैं। लॉकडाउन क्या है, शटडाउन क्या है, वो देखने के लिए निकालते हैं। और कब मछली का दुकान खुलेगा, कब दारू का दुकान खुलेगा, इस सब के लिए खर्चा करने के लिए बेताब है। फेसबुक में अच्छे अच्छे खाने का फ़ोटो भेजते हैं, जबकि लाखों लोगों को दिन भर एक बार भी उन्हें खाना नहीं मिलते हैं। ये सब देख के बहुत दुख होती है। मैं मेरी तरफ से ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाई, लेकिन शिक्षा प्रतिष्ठान के बारे में आप सब जानते ही हैं कि पिछले 3 महीना से हमको हमारे कुछ इनकम नहीं। अगले कब स्कूल खुलेंगे, कब छोटे छोटे बच्चे आएंगे, कब पेमेंट देंगे, उसका पता नहीं। बेसिकली मेरे स्कूल में तो पिछले साल का पेमेंट भी बाकी है। पिछले साल का पेमेंट नहीं दिए, और उसके बाद इस साल का रीएडमिशन, बुक्स वगैरह कुछ भी नहीं लिए। ओनली 10-20 स्टूडेंट्स से रीएडमिशन किए थे। लेकिन स्कूल रेंट, व्हीकल रेंट, 20 स्टाफ्स का सैलरी, और सब 3 महीना से पेंडिंग है। मेरा कोई ज़मीन जायदाद, घर मकान
पूंजी कुछ नहीं है कि मैं 1 महीना सरवाइव कर सकूं। मुझे खिलाने वाला कोई नहीं है, मेरे हाथ पे सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है। मैं दुनिया में अकेली हूँ और रिस्पेक्टफुली सोशल वर्क करके ज़िंदा रहना चाहती हूँ। इसलिए मैं सेवा मनोभाव से स्कूल की थी 2010 में। 2 छोटा छोटा रूम से मैंने स्टार्ट की थी। अभी रेंटल रूम में मैं 5 तक पढ़ाती हूँ, लेकिन इस साल में तो 5 तक बच्चे नहीं आएंगे। सरकार ऐसे कुछ प्रोजेक्ट नहीं बनाए कि इनको हम ले सके। और प्ले नर्सरी से मेरे ज़्यादातर जो स्कूल चलता है, जो 60% पेरेंट्स ठीक ठाक पेमेंट देते हैं, उसी में से स्कूल चलती है और उसी में से हमारा सब कुछ चलता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, वैन वगैरह सब कुछ। लेकिन वो अभी नहीं मिलेगा। तो अगर छोटे बच्चे प्ले नर्सरी बंद रहेगा इस साल को, तो हमारे तो इनकम हम 20 स्टाफ्स को इंक्लूडिंग माई सेल्फ पूरा बंद हो जाएगा। मेरा चैरिटेबल ट्रस्ट है, लेकिन कोई भी आज तक मुझे हेल्प नहीं की है। लास्ट फानी के बाद भी मैं सरपंच के पास, कलेक्टर के पास, गवर्नर के पास बहुत सारे चिट्ठियाँ लिखी, बहुत रोई, लेकिन किसी ने 1 पैसा भी हेल्प नहीं की। उसके बाद मेरा कुछ प्राइमरी स्कूल का फ्रेंड सर्किल 2000-1000 करके दिए, उसी में से मैं स्कूल को रिपेयर की, स्कूल का ऑफिस वगैरह थोड़ा रिपेयर करके बैठी हूँ कि इसी में से ये आंधी तूफान आ गए कि कोरोना, तो इसमें से मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। डोर टू डोर कलेक्शन किए और कोई 50 रुपया दिए, कोई 30 रुपया दिए, कोई मना कर दिए, कोई इंसल्ट किए, लेकिन कुछ अच्छे पेरेंट्स, अच्छे वेलविशर्स है जो कि बोलना नहीं पड़ा, 500-1000 करके मुझे हेल्प किए। उसी से मैं वीकली वंस या टूवाइस जैसे भी मेरी क्षमता होती है, मेरा स्कूल का टीचर्स को लेके टीम बना के मैं जाके रोड साइड पीपल जिनका कुछ मिलता नहीं है उनको मदद करने की कोशिश करती हूँ। खाना, मास्क, सैनिटाइज़र, कुछ ड्राई फ्रूट, बिस्किट्स, चूड़ा वगैरह मैं कंट्रीब्यूट करती हूँ। लेकिन उनका दुख दर्द देख के तो मन में आंसू आ जाती है, आँखों में आंसू आ जाती है, दिल बहुत दुखता है। लेकिन मेरे पास सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ करूं। अगर लाखों रुपया मेरे पास होती तो मैं उन लोगों को हर रोज़ खाना खिलाने की कोशिश करती, लेकिन वो तो नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी इस देश का एकता देख कर के मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आशा है हमें जीतने की, विन करने की। इसका एक पॉजिटिव चीज़ आज मैंने सोची जो मैं शेयर करने के लिए कोशिश कर रही हूँ कि जब 3 महीने पहले ये कोविड-19 को हम लोग जाने कि ये मेरा दुश्मन, ये हमारे दुश्मन है, तब संक्रमित तो ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन जितना भी लोगों को ये पकड़ते थे उन लोगों को पूरा के पूरा मैस्ड कर देते थे, मतलब उनको डेड बॉडी निकालते थे। आज ये संक्रमण बहुत बढ़ गया, बहुत क्वांटिटी में बढ़ गई, लेकिन जो अगर हम दूसरे देशों को देखें तो उसी के हिसाब से हमारे देश में आज डेड बॉडी निकालना थोड़ा कम हो गया है। एक गुड साइन है, पॉजिटिव साइन है। इसका पूरा क्रेडिट जाते हैं हमारे डॉक्टर, नर्सेज एंड हेल्थ कर्मी को और साइंटिस्ट को, जो लोग की कोशिश कर रहे हैं अगर बंदे हॉस्पिटल में जाए तो ठीक होके निकले, ज़्यादातर ठीक होके निकालते हैं। और एक बात अगर बोलना चाहती हूँ कि ये जो परिযায়ী श्रमिक जो कि पैदल आ रहे थे रास्ते में, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि एक साथ बस में या ट्रेन में एक साथ आ रहे थे, आने के लिए मजबूर थे। मज़दूर लोग तो बहुत ही मजबूर थे। उनका दुख दर्द देख के तो मतलब आँखों में हर रोज़ आंसू आती है, हर रोज़ मतलब एक बिस्किट भी खाती हूँ तो सोचती हूँ शायद वो लोग नहीं खाए होंगे। और कुछ लोग तो इस लॉकडाउन में भी खाने के लिए बेताब है कि कैसे अच्छा मार्केटिंग करेंगे, अच्छा डिश बनाएंगे, फेसबुक में छोड़ेंगे। उनका मन में नहीं आते कि इसका 1% भी हम लोग कंट्रीब्यूट कर दे तो भारत का और भी युद्ध विजयी होने का जो
जो प्रचेष्टा सरकार कर रहे हैं ये बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ये तो अपना अपना सोच की बात है, कोई अपने के लिए सोचते हैं, कोई दूसरे के लिए सोचते हैं। लेकिन ये जो श्रमिक और स्टूडेंट जो लोग बाहर से आ रहे थे, एक बार हम लोग अगर सोचे कि उन लोगों का रास्ते पे ठीक से खाना नहीं मिला था, भूखे प्यास से आ रहे थे, उन लोग हाथ नहीं धो पाए थे, मास्क नहीं लगा पाए थे ठीक से, छोटे छोटे बच्चे कंधे पे चढ़ के आ रहे थे, उनको पैर पे छले पड़ गए थे। तो अगर भारत में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती तो ये लाखों लाखों लोग कोरोना में रास्ते पे ही मर जाते। जो रास्ते पे मरा है वो इंसिडेंट एक्सीडेंट में मरा है, उनके लिए तो दुख है। लेकिन जो पॉजिटिव लेके भी आए हैं वो क्वारंटाइन सेंटर में अच्छे होके घर जा रहा है। एक बहुत ही गुड पॉजिटिव साइन है कि लाखों 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 लोगों के अंदर कुछ कुछ बंदा कोई पॉजिटिव निकल रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन है। हम जानते हैं कि साइंटिस्ट, बहुत सारे डॉक्टर साइंटिस्ट बोलते हैं कि अगले 2 महीने में बहुत सारे बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर भी एक आशा है कि वो लोग स्वस्थ भी हो जाएंगे। तो बहुत जल्द 2-3 महीना में हम लोग एक स्वस्थ भारत देख पाएंगे, यही हमारी आशा है। और हमारे भारत सरकार को मैं बोलना चाहती हूँ कि वो जो भारत को एक ऊंचा दर्जा देने के लिए विश्व के दरबार में जो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आपने आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं। आज मैं रोते हुए आपको बोल रही हूँ कि वो प्रोजेक्ट में आप 0 से लेकर के S से Z तक सबको रखा है। फार्मर को तो रखना ही चाहिए, वो तो हमारे मुंह में निवाला देते हैं। लेकिन जो लोग सब्जी, मछली, अंडा, मिल्क वगैरह, मेडिसिन वगैरह सेल करके इस लॉकडाउन में भी कुछ कमाए, जो कि हम एडुकेशन सिस्टम नहीं कमा पाए, जो कि बड़े बड़े एडुकेशन प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन में पेमेंट लेते हैं हर महीने, बच्चे स्कूल जाए ना जाए उनका एडमिशन, उनका पेमेंट चल रहा है। लेकिन मेरे स्कूल में अकाउंट नंबर देने से भी कोई पेमेंट नहीं दे रहा है। कोई बोल रहा है कि गांव में फंस गए, कोई कोरोना में फंस गए, कोई पैसा नहीं है, ऐसे करके टाल रहे हैं। ऐसे तो हर साल टालते हैं। हर साल यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदम पे बच्चे आते हैं, उनको सिखा के पढ़ा के उनको हर सिस्टम से आदत डाल के हम जब थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ का पैसा ड्यूज़ रख के विदाउट टीसी वो लोग जाके बड़े बड़े स्कूल में डाल देते हैं, और बड़े बड़े स्कूल विदाउट टीसी ले भी लेते हैं। ये हमारे लिए बहुत दिक्कत है कि यहाँ पे पेमेंट ड्यूज़ रहते हैं, और उन सभी लोगों के दुकान पे या बिज़नेस पे जाके अगर एक पैसा की चीज़ भी उधार मांगूँ तो कोई भी नहीं देंगे। लेकिन मेरी पैसा वो लोग आराम से उधारी रख देते हैं, साल भर, साल पे साल भर। मेरी मतलब व्हीकल जो रेंट में चलता है उनका पैसा भी नहीं भरते हैं। मैं पिछले साल फंड के बाद बैंक से लोन करके मैं अपने आप को थोड़ा सर्वाइव किए, स्कूल का डेकोरेशन किए, और इसी में से मैं चला रही हूँ। इसी में से जो 60% पेरेंट जो देते हैं, उसी में से मैं हर साल, हर नेताजी जयंती, विवेकानंद जयंती, रिपब्लिक डे, मदर्स डे, इंडिपेंडेंस डे और चिल्ड्रंस डे, गांधी जयंती, इसमें हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। नॉट ओनली माई स्कूल स्टूडेंट, ऑल स्कूल स्टूडेंट, जैसे कि विलेज का स्टूडेंट, और सभी को कल्चरल, हेल्थ, एडुकेशन, इस सभी को अवेयरनेस प्रोग्राम रखते हैं, और उनके अंदर कंपटीशन रखते हैं उनको इनकरेज करने के लिए। और हर बच्चे को करीब करीब 100-200 बच्चे को हमने बुक्स, कॉपी, पेंसिल, फ्रूट्स, बिस्किट वगैरह जितना भी मुझे कैपेबिलिटी होती है मैं देने की कोशिश करती हूँ। यही मेरी आदत है, क्योंकि मैं इंडियन हूँ। स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा मेरी आदर्श है। मेरी दुनिया में कुछ नहीं है, मेरी मम्मी पापा मेरे लिए कुछ नहीं छोड़े, कोई भी मेरे लिए कुछ नहीं छोड़े। मैं अगर एक वक्त खाना नहीं खाऊंगी, पूछने वाला कोई नहीं है। 3 दिन डोर नहीं खोलूँगी, डोर बेल बजाने वाला कोई नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने समाज को कुछ देना चाहती हूँ, ये देने के मनोभाव से मैं सब कुछ करती हूँ।
समाज को लाइट देना चाहती हूँ, मेरे नेशन को बढ़ाना चाहती हूँ, इंडियन कल्चर, एजुकेशन, हेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि जन्म के बाद रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, उसके बाद आता है एजुकेशन यानी ज्ञान। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ के बाद वो लोग एंटरटेनमेंट में ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो लोग मेरी स्कूल का पैसा ड्यूज़ रखा है, ज़्यादातर मॉल में जाके खर्चा करता है, रेस्टोरेंट में जाके खर्चा करते हैं, फोर व्हीलर में फ्यूल डाल के घूमते हैं मेरे आँखों के सामने। लेकिन ये जो फर्स्ट गुरु का जो दक्षिणा होती है, उनके छोटे बच्चे जहाँ पर गया था वहाँ पे और जा रहे हैं और जाएंगे, वहाँ पे लाइट फैन चलता है, वहाँ पे कोई साफ़ सफाई करते हैं, वहाँ पे कोई वैन ड्राइवर पैसा लेते हैं, तो इन सब इनको पता नहीं है, ये सब समझते नहीं हैं। ये जो डोनेशन के लिए मैं गई थी, ये नेक काम के लिए, रोड साइड पीपल के लिए, उसमें भी बहुत सारे लोग लाखों रुपया होते हुए भी मना कर दिए। लेकिन कुछ अच्छे पेरेंट्स और अच्छे वेल्यूशर जिनको हम एक बार बोले तो तुरंत उनका कैपेसिटी के अंदर उन्होंने निकाल दिया, उसी में से हम चल रहे हैं। तो ये मैं सरकार को यही बोलना चाहती हूँ, अगर आप सारे प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा जिनका मेरी तरफ छोटे छोटे स्कूल और भी होंगे, लेकिन मेरे सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है। मेरे पास एमएसएमई है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, आईएसओ सर्टिफिकेट है, लेकिन मैं न्यूज़ में देखती हूँ कि आप एजुकेशन, स्मॉल एजुकेशन सिस्टम के लिए कुछ प्रोजेक्ट नहीं बनाए। अगर आप जानते हैं कि हेल्थ के बाद एजुकेशन का नंबर आती है, तो ये छोटा छोटा स्मॉल एजुकेशन सिस्टम के लिए कुछ सोचिए। क्योंकि 2010 में इस गांव में कोई स्कूल नहीं था, तब मैंने स्कूल स्टार्ट की थी। आज मैं यहाँ पे 20 स्टाफ को का मेरे पास काम कर रही है, और मैं चाहती हूँ कि अगर आप मुझे मदद करें, एक छोटा सा लैंड और कुछ पैसा मुझे मिल जाए, तो मैं 10 तक 12 तक स्कूल खोल के मैं ऑर्फेन के लिए कुछ सेक्शन रखूँगी, और वहाँ पे समाज के और भी कुछ बंदे को नौकरी मिल जाएंगे। तो यही मेरे आशा है कि आप मेरे बात को समझेंगे और मुझे मदद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।